नमस्कार। आज हरियाणा के कुछ इलाकों में फिर गड़बड़ी की कोशिश हुई। गुड़गांव में पथराव, आगजनी और लूटपाट की गई। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया, लेकिन नूंह में कल हुई हिंसा के बाद पूरे हरियाणा में अभी भी तनाव है। हरियाणा के 5 जिलों में दफा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। नूंह में कर्फ्यू लगा हुआ है। नूंह में हुई हिंसा के मामले में 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नूंह में कल शोभा यात्रा पर हमले के बाद फायरिंग और आगजनी में 5 लोगों की मौत हुई। इनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। 150 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। नूंह में कल हुई हिंसा कितनी भयंकर थी, इसके सबूत आज दिखाई दिए। वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने तो यहां तक कहा कि कल शोभा यात्रा पर सिर्फ फायरिंग नहीं हुई, बल्कि मोर्टार से हमला भी किया गया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि अब वीएचपी नूंह में दोबारा शोभा यात्रा निकालेगी। नूंह में महापंचायत बुलाई जाएगी और उसी महापंचायत में शोभा यात्रा की तारीख तय होगी। लेकिन पुलिस का फोकस फिलहाल उन लोगों को पकड़ना है जिन लोगों ने कल नूंह में आग लगाई। लेकिन आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और होम मिनिस्टर अनिल विज दोनों ने कहा कि नूंह में हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा थी। पूरी प्लानिंग के साथ शोभा यात्रा पर हमला किया गया। यात्रा में शामिल वीएचपी के नेताओं ने, यात्रा में शामिल भक्तों ने और नूंह में हिंसा के चश्मदीदों ने भी कहा कि जो कुछ हुआ उसकी तैयारी पहले से थी, क्योंकि अचानक न छतों पर पत्थर आ सकते हैं, न हमला करने वालों की इतनी भीड़ अचानक जुट सकती है, न बंदूकों का इंतजाम हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर साजिश के तहत हिंसा हुई, तैयारी के साथ शोभा यात्रा पर हमला किया गया, तो पुलिस क्या कर रही थी? सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस साजिश का पता क्यों नहीं चला? इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज की बात में। हालांकि यह तो दिख रहा है कि नूंह में हिंसा का प्लान पहले से तैयार था। हिंसा का सारा सामान और पूरा इरादा पहले से बना हुआ था। सोशल मीडिया पर 2 दिन से इसके लिए माहौल बनाया जा रहा था। जिस पर शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हुआ, उस वक्त सोशल मीडिया पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया और लोगों को घरों से निकलने की कॉल दी गई। इस तरह के कई वीडियोस हमें मिले हैं जो साजिश की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाता हूं। पता यह चला है कि जैसे ही वीएचपी की शोभा यात्रा का ऐलान हुआ, मोनू मानेसर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस शोभा यात्रा में उसने खुद के शामिल होने की बात कही। उसके बाद से ही शोभा यात्रा पर हमले की प्लानिंग शुरू हुई। हमले के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। सबको जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ लोगों को शोभा यात्रा के रूट पर भी तैनात किया गया था। जिम्मेदारी दी गई थी कि शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों का रूट ट्रैक करके इसकी सूचना आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जैसे ही शोभा यात्रा में शामिल होने वाली गाड़ियां नूंह पहुंची, तो उनकी वीडियो बनाकर उनकी लोकेशन दंगाइयों तक पहुंचाई गई। गाड़ियों की तादाद, उनमें सवार लोगों की तादाद, गाड़ियों की लोकेशन, एक अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल दंगाइयों तक पहुंचती रही। कल विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा नल्हड़ के महादेव मंदिर से आगे बढ़ी और करीब 1 किलोमीटर चलकर बड़कली चौक के पास पहुंची। तभी वहां पर पत्थर और लाठी डंडों से लैस लोग घात लगाकर बैठे थे। उन लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर हमला बोल दिया। कारों, बसों, जीपों में सवार लोगों पर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया। पथराव से यात्रा में भगदड़ मच गई। यात्रा में शामिल गाड़ियां मोड़कर वापस जाने की कोशिश करने लगी। तभी भीड़ ने गाड़ियों पर पीछे से भी पथराव शुरू कर दिया। इस हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद करने के लिए बाकायदा लोग इसकी वीडियो बना रहे थे। और इसमें आप साफ देखेंगे कि शोभा यात्रा की गाड़ियां पथराव से बचने के लिए पीछे हट रही हैं, लेकिन हमला करने वालों ने उन्हें पीछे से भी घेर लिया। शोभा यात्रा नल्हड़ मंदिर से शुरू हुई थी। इसका रूट पहले से डिसाइडेड था और पूरे इलाके के लोगों को भी पता था। हर साल शोभा यात्रा निकलती है और इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोकल लोग जुटते भी हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शोभा यात्रा के रूट वाले इलाकों में छतों पर काफी लोग जमा थे, लेकिन इस बार छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। शोभा यात्रा पर पथराव की पूरी तैयारी थी और जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर से निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंची, छतों से पत्थर बरसने शुरू हो गए।
हैरानी की बात यह है कि जो लोग पथराव कर रहे थे उनमें से कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे थे। साफ मना कर रही है पब्लिक। हालांकि हमले में शामिल दूसरे दंगाइयों ने इस लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेवात इलाके के एक शख्स का है। वो इस हमले को फेसबुक पर लाइव दिखा रहा था, लेकिन हमलावरों ने उसका कैमरा बंद कराया और उसको वीडियो डिलीट करने को कहा। दोस्तों वीडियो के लिए बिल्कुल साफ मना कर रही है पब्लिक। बाकी हम वीडियो को अभी एंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सालिम है सालिम है, मैं क्या करूं, वीडियो बिल्कुल साफ मना कर रहा है। मोबाइल साजिश का एक और सबूत देखिए। हमले की तैयारी एक दिन पहले ही कर ली गई थी। इसका पूरा प्लान सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। सड़कों पर गैस सिलेंडर एक कतार में रख दिए गए थे, जिससे सुबह सुबह कोई गाड़ी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए तो सिलेंडर से टकरा जाए, बड़ा हादसा हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए। ये सारा प्लान पहले से तय था। सिलेंडर ब्लास्ट करने की एक बड़ी साजिश थी। तो उड़ाएंगे तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। कितने तुम बजरंग वाले, कितने तुम वो बनेंगे, आ जाओ। नूह में कल हुई इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक घायल दिनेश ने इस पूरी घटना के बारे में बताया। दिनेश ने कहा कि यात्रा शुरू होने के साथ ही उन पर हमला शुरू हो गया था। लोगों ने बचने के लिए मंदिर में जाकर शरण ली, लेकिन हमलावर मंदिर तक भी पहुंच गए और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। वो स्थिति ऐसी थी कि जहां ना कोई बाहर निकल सकता था, ना हमलावरों से बचकर कोई अंदर जा सकता था। जख्मी दिनेश ने बताया कि कई घंटों तक पुलिस की मदद भी उन तक नहीं पहुंची। सर उस चौक में बैठे हुए थे हम। उस समय दो जो उनके मैन थे वो गाड़ी लेके आए, समझौते के लिए आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें जाने दिया जाए, 4 बज चुके थे। फिर वो उनसे वापस करने के, वो बोला नहीं जाने देंगे इनको। फिर हम सब मंदिर में बैठ गए। फिर हम चौक पे आ गए ताकि हमारी गाड़ियाँ ना कोई नुकसान ना कर दे, क्योंकि एक बस और 20 गाड़ी वे जला चुके थे। हम उस चौक में बैठ गए तो उधर से फायरिंग होने लगी। उन्होंने हमें घेर लिया क्योंकि उनके पास थे ऑलरेडी, और कुछ पर्वत पे चढ़ गए। वहाँ से फायरिंग होने लगी। इधर से डंडा मुक्का भट्ठा जो भी था उनके पास उन्होंने कर दिया, और बसों के शीशे तोड़ दिए चौक पे जो हमारी बस थी। आपके सामने फायरिंग हो रही थी चारों तरफ से? कहाँ से फायर कर रहे थे सर? वो खेतों में से आ रहे थे सर, लेके ना इधर से नु घूम गए थे वो, और सामने से आ रहे थे। गाड़ियों को आग आपके सामने लगा रहे थे? हाँ सर। क्या हुआ दोस्तों? समय उन्होंने बस जलाई थी सर। पहले हमें, जब हम मंदिर में थे तो हमें यह आहत हो गई थी कि भाई बस जला दी हमारी भिवानी की एक है। तो हम चलो अगले मंदिर में चलते हैं। हम अगले मंदिर में घुमाने के लिए जैसे ही रवाना हुए ना, तो वहाँ से हमारे बंदे आ रहे थे भाग के। बोले भाई इस रास्ते से नहीं जाएंगे, मंदिर में रुक के वेट करेंगे प्रशासन का। प्रशासन 2 घंटे 3 घंटे तक प्रशासन नहीं आया। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन नूह में इस शोभा यात्रा के साथ थे जिस पर हमला हुआ। सुरेंद्र जैन ने कहा कि उनकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसे कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की थी। सुरेंद्र जैन ने कहा कि उनके कार्यकर्ता रात 1 बजे तक मंदिर में फंस गए। 5 कार्यकर्ता तो अभी तक घर नहीं पहुंचे। अभिषेक नाम के कार्यकर्ता को गोली मार दी गई और उसके बाद उसका गला रेत दिया गया। फिर शव को गाड़ी में डालकर जला दिया गया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि नूह में कल शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर मोर्टार से भी हमला किया गया। जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए। जो हमारे साथ लोग थे वो नल्हड़ महादेव में पहुंचे। लगभग 3000 लोग वहां पर पहुंच पाए। बाकी लोग हेल्ड अप हो गए थे। कोई किसी छोटे मंदिर में फंस गया, किसी ने किसी चौकी में, पुलिस चौकी में शरण लेने की सोची, कोई नूह के थाने में घुस गया,
चौकियां जला दी गई, थाने जला दिए गए, मंदिरों पर हमले किए गए। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, कार्यकर्ता भी थे। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। इतनी देर में पुलिस आ जाती है, तब तक 3-4 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के आने पर फायरिंग वो लोग करते हैं और ये सब हमलावर वहां से निकलकर भागते हैं और पहाड़ियों के छत पर चढ़ जाते हैं। वहां से गोली वर्षा शुरू कर देते हैं। कारगिल में क्या हुआ था सेना के साथ, इसका भी अनुभव कल मुझे हो गया। 5 लोग अभी तक जिनकी जानकारी है वो अपने घरों पर नहीं पहुंच पाए। उनमें से एक की जानकारी मिल चुकी है, अभिषेक की। उसको गोली मारकर और गोली मारने के बाद उसका गला रेता गया, जैसा आप लोगों ने उनके वीडियोस में देखा होगा। नूंह जिले के एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने भी इस बात को कंफर्म किया कि नूंह में कल जो हुआ उसकी प्लानिंग कई दिनों से हो रही थी। एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि लोग सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से 2 समुदायों की तरफ से कुछ गुट एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। कल के में कुछ शरारती तत्वों का आपस में किसी बात को लेकर तनाव हो गया था और उसने दोनों बड़े जो ग्रुप इकट्ठा हुए थे उसके बीच में ये 2 बड़े ग्रुपों के बीच में हिंसा का इसने स्वरूप ले लिया। इसमें कई दिनों से कुछ सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही थी, जैसा कि यहाँ विदित हुआ है जांच के अंदर, जिसमें कि कोई गोरक्षा दल से संबंधित मोनू मानेसर नाम का लड़का था, उसके बारे में और कुछ लोकल लड़कों के बारे में आपस में बयानबाजी चल रही थी। उसको लेके कुछ जो लड़के थे इनमें आपस में झड़प हुई है और फिर इन्होंने आपस में दोनों साइड से अपने अपने सपोर्टर इकट्ठा करके वो हिंसा का बड़ा रूप ले लिया है। शोभा यात्रा को देखने के लिए भी बहुत सारे हजारों लोग चारों ओर से इकट्ठा होते हैं, तो उन भीड़ को ये पता नहीं लगाया जा सकता शुरुआत में ही कि ये शरारती तत्व हैं या नहीं है, जब तक किसी के बारे में कॉन्क्रीट कोई इंटेलिजेंस नहीं आती है। उनमें से जो हर साल दर्शक इकट्ठा होते हैं शोभा यात्रा के लिए वो शांतिपूर्वक रहती है, लेकिन इस बार उन दर्शकों में कुछ शरारती तत्व शामिल हो गए थे जिन्होंने जो सौहार्दपूर्ण माहौल है इसको खराब करने का काम किया है। सोशल मीडिया पर जो धमकियां दी जा रही थीं, जो प्लान बनाए गए थे, वो कल शोभा यात्रा शुरू होने के साथ ही एक्टिव कर दिए गए। शोभा यात्रा आबादी वाले इलाके में पहुंची तो हमले शुरू हो गए। गाड़ियों को टारगेट किया जाने लगा, पुलिस वालों को टारगेट किया गया। शोभा यात्रा में जितने लोग शामिल थे सब पर पथराव हुआ, आगजनी की गई। जरा एक परिवार की चीखें सुनिए। पुलिस पर हमला हो रहा था, पब्लिक पर अटैक हो रहा था, गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दी। बहुत गाड़ी तोड़ दी। हालात ऐसे थे कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी जान बचाकर भाग गए। हमलावरों ने सिर्फ शोभा यात्रा पर ही हमला नहीं किया, इनके टारगेट पर पुलिस भी थी। नूंह के साइबर थाने पर हमलावरों की एक बड़ी भीड़ ने हमला बोला। वहां जो गाड़ियां खड़ी थीं उनमें तोड़फोड़ की, उन्हें आग लगा दी। इसके बाद कुछ लोग एक बस लेकर के आए, उसको थाने की दीवार के साथ टकरा दिया। थाने की दीवार को तोड़कर दंगाई पुलिस स्टेशन में घुस गए और फिर पूरे थाने को तहस नहस कर दिया, फिर उसमें आग लगा दी। आज जब हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद नूंह के साइबर थाने में पहुंचे तो पूरा थाना जैसे जंग का मैदान नजर आ रहा था। टूटी हुई दीवार, जली हुई टूटी फूटी गाड़ियां, थाने के अंदर तक हमले के निशान थे। थाने के आसपास रहने वाले कल की घटना के बाद आज भी दहशत में थे। उनका कहना था कि यह दंगा पुलिस और सरकार की नाकामी का सबूत है। ये नूंह का साइबर पुलिस स्टेशन है और यहां पर भी तबाही काफी ज्यादा मचाई गई। इस दीवार के अंदर इस गाड़ी को पूरी तरह से टकराया गया। ये दीवार टूट गई। दीवार टूटने के साथ जो शीशे हैं वो टूट गए और फिर उसके बाद जो उपद्रवी हैं वो इस साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ अंदर जाने लगे और यहां पर
गाड़ियों में आग लगा दी। जो पुलिस स्टेशन की गाड़ियां थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां थी, वो पूरी तरह से झुलस गई। एक गाड़ी झुलसी हुई है, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी। इन चारों गाड़ियों में आग लगाने के बाद उपद्रवी अंदर की तरफ गए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गौरव गुप्ता, ये वीडियो आपने शूट किया था, कहाँ से शूट किया? मैंने खुद वीडियो शूट करा था। मैं यहाँ से चश्मदीद देख रहा था सारा वाक्य होते हुए, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा बन जाएगा। ये बहुत नुकसान करा है, बहुत नुकसान हुआ है। आप कहाँ पे थे उस समय? मैं अपने घर पर ही था उस समय, बड़ी मुश्किल से। हाँ, मैं यहीं से खड़ा होकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, देख रहा था। आते आते इन्होंने पहले पुलिस थाने को पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया बिल्कुल। बस से लाके टक्कर मारी है पुलिस थाने में। पुलिस ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। 3 दिन पहले से हाई अलर्ट चल रहा था, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार, हमारे नूह में तो सुबह से ही दंगा चालू हो गया था। 11 बजे से शाम को 4 बजे मंडी में दंगा हुआ है, 3:30-4 बजे। पुलिस कहाँ सोई हुई थी, प्रशासन कहाँ सो रहा था। दिल्ली हमारे से 70 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। दिल्ली सरकार बैठी है, कोई एक्शन नहीं। फोर्स आने में कितनी देर लगती है? NSG कैंप इतनी पास में है, BSF कैंप इतनी पास में है। सरकार चाहती कोई नुकसान नहीं होता जान माल को। यहाँ से चारों तरफ घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। हमने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया है। मेरे फादर नीचे दुकान में बैठे थे, उन्होंने अपने आप को लॉक करके बड़ी मुश्किल से सेव करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन, क्या हुआ था यहाँ पर? और प्लानिंग के साथ हुआ है जी, बिल्कुल। बहुत भीड़ थी, पहले कैमरे तोड़े हैं, फिर शीशे विशे तोड़े हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। बहुत भीड़ थी। उनके हाथों में क्या क्या था? पत्थर थे, डंडे थे, लट्ठियाँ थी, सरिये थे। नूह में कल जो हिंसा हुई उसमें 2 होमगार्ड्स की भी मौत हो गई, 3 सिविलियंस की जान चली गई, 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई। जिन लोगों का शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उनके घरों को भी, उनकी दुकानों, गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। और जब सब कुछ हो चुका, उसके बाद जाकर प्रशासन एक्टिव हुआ। आज नूह जिले में कदम कदम पर पुलिस है। हरियाणा पुलिस के लगभग 2000 जवानों के साथ BSF और CRPF की और ITBP की रैपिड एक्शन फोर्स की 10-10 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और गुरुग्राम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन इस इंतजाम से पहले कल बहुत से लोगों के धंधे उजड़ गए। उनकी दुकानें दंगाइयों ने लूट लीं और जिंदगी भर की उनकी कमाई खाक में मिला दी। प्लानिंग थी जी उनकी। प्लानिंग थी पूरी के हिंदुओं की दुकान जलानी है। पहले दुकान तोड़ी है, फिर लूटी है दुकान, माल भी निकाला है, फिर आग लगाई है। ये बराबर की सुनारों की दुकान है, ये तोड़ी है। मंदिर पे हमला किया है इस पे। ये सामने मंदिर है अपना, और ये सामने भी हिंदुओं की दुकान है, वो भी जला दी है। क्या हुआ मनीष, कैसे यहाँ पर? यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला बोला था। दुकान मंदिर पे हमला बोला था, दुकान में लूटपाट करी है, और फिर यहाँ पे फिर आग लगाई है यहाँ पे। लगता है टारगेट करके किया गया? हाँ, टारगेट करके किया गया। हिंदू लोगों की दुकान में ही आग लगा गई। क्या नाम है आपका? विकास गर्ग। विकास, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ? सर, तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर चौक पर दंगा हुआ था। तो दंगा थोड़ा शांत भी हो गया था। शांत होने के बाद हमने दुकान को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा ताला वाला लगाकर हम अपने घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद हमारी सुनाई में आया धारा 144 लागू कर दी है। तो धारा 144 लागू होने के बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया है, जो कि हमारे दुकान में 7.5 लाख रुपए कैश था। पूरा शटर तोड़ा है, शीशे तोड़े हैं, पैसे लूटे हैं हमारे अंदर से, फ्रिज वगैरह, काउंटर वगैरह, जो कि ये कुछ भी नहीं छोड़ा है बदमाशों ने बिल्कुल भी। ये जो शीशा था उसे तोड़ा गया, ये सारा टफन, शटर पूरा हटा दिया गया। उसके साथ अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या हुआ, कैसे तोड़ दिया गया पूरा? हाँ जी सर, देखिए ना आप, देखिए पहले लोग तोड़े हैं, लोग तोड़ने के बाद शटर उठा नहीं है, क्योंकि हमने शटर की वजह से लगा रहे थे। तो ऊपर से फिर उन्होंने सरिया वरिया से तोड़ा है, क्या करा, अब से ये शटर नीचे भी नहीं हो रहा। कल से रात को ये दुकान ऐसी लूट भी हो गई। हाँ, लूट हुई है सर, 7.5 लाख रुपए की हुई है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कैश वगैरह सब कुछ चला गया सर। आपके पुलिस कहाँ थी? पुलिस है ही नहीं थी सर, पुलिस तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था। आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि नूह में जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई वो अचानक नहीं हुई। अनिल विज ने कहा कि नूह में हिंसा की प्लानिंग थी, इसकी इंजीनियरिंग की गई। ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं।
और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि नूह में हुई हिंसा से वहां लोकल मुसलमान लोग भी परेशान हैं। हमारे संवाददाताओं ने दूसरा पक्ष जानने की भी कोशिश की। नूह के मुस्लिम भाइयों ने कहा कि यह सही है कि हिंसा हुई नहीं, करवाई गई, लोगों को भड़काया गया और इसकी शुरुआत मोनू मानेसर की वीडियो से हुई। इन लोगों ने कहा कि शोभा यात्रा के 3 दिन पहले से मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी इन जैसे वांटेड अपराधी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके लोगों को भड़का रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यात्रा को जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उतनी सुरक्षा नहीं दी, इस वजह से हिंसा। मुस्लिम समुदाय के इन लोगों ने कहा कि पुलिस को तो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। ऐसे अपराधी खुलेआम घूमेंगे तो हिंसा होगी ही। ये यात्रा नहीं, ये दंगा यात्रा निकालने की कोशिश की थी ताकि यहाँ की अमन शांति और यहाँ के जो भाईचारे को बिगाड़ा जा सकता है। इस बार जिस तरह से 2 जो वांछित अपराधी हैं, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर ने, उनके सोशल मीडिया पे वीडियो तैर रहे थे जिसमें ऐसी अनगरल बातें की गई थी कि हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे जीजा हैं, आकर ये करेंगे, हमारा स्वागत नहीं करोगे। या मोनू मानेसर जो वांछित अपराधी है, कम से कम 10-15 केस में पटौदी, गुड़गामा, नूह और भरतपुर, गोपालगढ़ में वांछित मोस्ट वांटेड अपराधी है, वो चैलेंज देके कहता है कि अब मैंने बोल दिया तो आना पड़ेगा। जब सरकार को पता है कि इसके जाने से माहौल बिगड़ सकता है, सबसे पहली बात तो यह कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। बिट्टू बजरंगी जो इंड्री की पंचायत में ये कहता है कि मैं पुलिस थानों को, चौकियों को फूंक दूंगा, और फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इससे कहीं ना कहीं ये साजिश की बू आती है कि सरकार के पोषित द्वारा इन गुंडों को प्रशासन से साठगांठ करके इस तरह की हरकतों को करवाने के लिए भेजा गया है और उनका ये सुनियोजित प्रायोजित कार्यक्रम था। पहले तो मैं आपको बात बताऊं, आप बार बार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। एक्चुअली तो हम जो मेव समाज है, आधा मेव समाज यदुवंशी है, आधा रघुवंशी है। पहले तो ना वो जो यात्रा निकाल रहे हैं उनका यात्रा से कोई लेना देना ना है। यात्रा निकाले तो हम निकालें, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और ब्रज की भूमि हमारी है। जहाँ आप खड़े हुए रघुवंशी, हम सब भगवान रामचंद्र के वंशज हैं। धर्म चेंज कर लिया, वंशावली थोड़ी चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो वीडियो वायरल हो रही थी, हमारे सीनियर साथियों ने भी बताया, उस वीडियो लगातार चलती रही, ना तो उसको कटवाया गया, उससे तनाव बढ़ता चला गया, वाद विवाद होता चला गया। और दूसरा, सुरक्षा के जो प्रबंध थे पर्याप्त नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस तरह हर साल निकलने वाली शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, जिस तरह चारों तरफ से घेर कर शोभा यात्रा पर हमला किया गया, वो एक बड़ी साजिश है। सरकार ये साजिश करने वालों को छोड़ेगी नहीं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहाँ से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। हिंसा के बाद अब हरियाणा पुलिस ने हमलावरों को, दंगा करने वालों को, आगजनी और लूटपाट करने वालों को पकड़ना शुरू कर दिया है। एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीमें दंगाइयों की पहचान करके उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।
एसटीएफ की कई टीमें इस वक्त पूरे नूह जिले में छापे मार रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक की। अधिकारियों को दंगा करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। आज प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई। इसमें दोनों समुदायों के बुजुर्गों को साथ बैठाकर बातचीत की गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नूह जिले के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार और एसपी नरेंद्र सिंह ने दोनों समुदायों से कहा कि वो अपने अराजक तत्वों को कंट्रोल करें, उन्हें समझाएं कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और असामाजिक तत्वों के बहकावे में लोग ना आए। शहर के सम्मानित लोगों ने पुलिस को भरोसा दिया है कि वो हिंसा को बढ़ने नहीं देंगे और अमन चैन कायम करने में मदद करेंगे। दोनों समुदायों के बुजुर्गों ने आम जनता से अपील की है कि वो प्रशासन के आदेशों का पालन करें, कानून अपने हाथ में ना लें। प्रशासन ने आज सबको बुला के उनसे बातचीत करके किस तरीके से इलाके में जो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बाद स्थिति को और अमन शांति कायम करी जा सके, इसकी वजह से आज ये बुलाया गया। हमारी जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, हमारी जो भी अपनी थी कि इस पूरे घटना के शुरू से लेके और अब तक जो इसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक शांति प्रिय इलाके को एक इस तरीके से जलाने की इस तरीके से करके वो करिए, उसका से लेके उसकी इंक्वायरी से लेके और जहाँ तक जो झगड़े हुए हैं, जहाँ तक जो पथराव हुए हैं, जो भी स्थिति हुई उत्पन्न हुई है, उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और हम इंश्योर करेंगे कि हम किसी तरीके से जो भी अमन शांति रखने के लिए जो भी प्रयास होंगे उससे पूर्ण सहयोग करें। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने हरियाणा में हुई हिंसा के लिए सेक्युलर पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि कई साल से सेक्युलर पार्टियों के नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्हें भड़काते हैं, कहते हैं मुसलमान खतरे में हैं, उनका मजहब खतरे में है। कल जो हिंसा हुई इसके लिए वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही जिम्मेदार हैं। क्यों हुआ, एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके भी दिमाग में आता होगा। एक लंबे समय से भड़काया जा रहा है। भारत के सेकुलर नेता, भारत के कुछ मुस्लिम नेता, कुछ मौलवी निरंतर किसी ना किसी बहाने से भड़काते हैं, चाहे बुर्के का बहाना हो, चाहे CAA की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इस्लाम खतरे में है। बार बार मुस्लिम समाज को ये एहसास कराया जाता है कि आपको मानो यहां खत्म करने की योजना चल रही है। आज कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने कुछ कार्यवाही की या किसी व्यक्ति के जाने का समाचार आया, ध्यान कर लेना, वो केवल उनके पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जिम्मेदार है वो सेकुलर नेता जो इनके वोटों की खातिर इनको भड़काते हैं। आपको खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जैसे लोग, अन्य इस प्रकार के नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, वो इनको भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं भारत के मुस्लिम नेताओं से और मौलवियों से, नाउ एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नूह में जो हुआ उसके लिए हिंदू संगठन ही जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने कहा कि जब नासिर और जुनैद के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तो उनको लाइसेंसी हथियार क्यों बांटे जा रहे थे, गौरक्षकों को कानून तोड़ने की छूट क्यों दी गई थी। ओवैसी ने कहा कि कल गुरुग्राम में मस्जिद पर हमला किया गया, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये आरोप तो इनकी पुरानी आदत रही है, मगर मेरा मानना यह है कि जब एक जुनैद और नसीर का आरोपी एक वीडियो जारी करता है जो वांटेड है हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के लिए, तो उस वक्त हरियाणा सरकार को फौरन एक्शन में आना चाहिए था। और जो भी हिंसा कल हुई है उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नाकामी, बीजेपी सरकार की नाकामी है। और हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक बात यह है कि 2 होमगार्ड का भी मर्डर हुआ है, उनकी मौत हुई है। और एक सेक्टर 57 के अंजुमन मस्जिद के इमाम जनाब साद साहब की भी मौत हुई है, जो सीतामढ़ी बिहार से आकर यहाँ पर इमामत कर रहे थे। तो ये सरासर नाकामी है बीजेपी सरकार की। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, मगर हमको ये भी देखना है कि जो सो कॉल्ड गौरक्षक को हरियाणा सरकार ने हथियार रखने का लाइसेंस दिया
और उनको इतना बढ़ावा दिया पिछले 3-4 साल में, और उसका हम नतीजा ये देख रहे हैं कि ये एक ज्यादा रेडिकलाइज और एक्सट्रीम हो चुके हैं। अब ये हिंसा को रोकना चाहिए, अमन की हम अपील करेंगे और पुलिस अनबायस तरीके से तहकीकात करे और जो भी इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ले। वहीं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि कल नूह में सिर्फ शोभा यात्रा पर हमला नहीं हुआ, कल हमलावरों के निशाने पर प्रशासन भी था और मीडिया भी था। आलोक कुमार ने कहा कि कल पुलिस को भी जान बचाकर भागना पड़ा, इसलिए अब विश्व हिंदू परिषद पुलिस के भरोसे नहीं रहेगी, हिंदुओं की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद संभालेगी। क्योंकि ये संघर्ष केवल तीर्थयात्रियों से नहीं था, ये पुलिस से भी था, सुरक्षा बलों से भी था, पत्रकारों से भी था और पत्रकारों की गाड़ियों से भी था। नूह जिले के जो पुलिस के प्रमुख थे वो छुट्टी पर गए हुए थे। मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले में योग्य कार्रवाई करे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम केवल सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। सरकार कितनी बड़ी चूक कर सकती है हमने देखा है, इसलिए हिंदू आत्मरक्षा के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार की जहां भी बात होगी वहां बराबर का प्रतिरोध ये हम उपस्थित करेंगे। बागेश्वर वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी नूह में हुई हिंसा पर बोले। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राम के देश में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तब तक देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार की राम के राज्य में, राम की यात्रा पर, भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षसों का कार्य है। सर, जिस तरह से मेवात में, नूह में, गुड़गांव में ये सब पूरी हिंसा भड़की, आपको क्या लगता है कि कब तक, उससे पहले बरेली हुआ, जब तक आपके जैसे सनातनी हिंदू सोए रहेंगे, वो सिर्फ मीडिया, टीवी, कैमरा, व्हाट्सएप या बातें खेलेंगे, तब तक ये होता रहेगा। एकता, इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्ती। इनका भी इलाज बाबा का बुलडोजर ही है जैसे यूपी में चलता है, या फिर और भी कठोर कानून जो संवेदना। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो दिख रही हैं, उससे इतना तो क्लियर है कि नूह में हिंसा हुई नहीं थी, करवाई गई। नूह की हिंसा साजिश का नतीजा है, सरकार भी यही कह रही है, हिंदू संगठन भी यही इल्जाम लगा रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि हिंसा साजिशन हुई। लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी? जब कई दिनों से सोशल मीडिया पर भड़काने वाले पोस्ट डाले जा रहे थे तो पुलिस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? जब पुलिस ने शोभा यात्रा को परमिशन दी तब सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? इसलिए अब हिंसा की साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के साथ साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा। 7 अगस्त को अगली सुनवाई के दौरान मणिपुर की डीजीपी को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 मेंबर की बेंच ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर और संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में मणिपुर सरकार को हिंसा के मामलों में दर्ज किए गए सारे केसेस और उनमें की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया था। आज सरकार की तरफ से बताया गया कि मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद 25 जुलाई तक पूरे राज्य में कुल 6,494 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से 11 एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की हैं। इन मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे राज्य में अब तक कुल 252 लोग अरेस्ट हुए हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और बढ़ गई। अदालत ने कहा कि पुलिस ने 1-2 केसेस को छोड़कर बाकी केसेस में कोई एक्शन नहीं लिया। एफआईआर करने में भी 2-2.5 महीने का वक्त लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को हिंसा के मामलों में अब तक दर्ज की गई तमाम एफआईआर का तारीख समेत पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। पता चला है कि मणिपुर हिंसा में मारे गए करीब 150 लोगों में से अब तक 90 की तो पहचान ही नहीं हो पाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो शवों की पहचान के लिए क्या कर रही है। जो लोग हिंसा से प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास की सरकार के पास क्या योजना है? सरकार
हिंसा प्रभावित लोगों के मुआवजे के बारे में क्या नीति बना रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहा है। कोर्ट इस कमेटी का दायरा तय करेगा जो वहां जाकर राहत और रिहेबिलिटेशन का जायजा लेगी। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे के बीच दोनों सदनों में कामकाज चलता रहा। राज्यसभा में आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल पास करा लिया गया। लोकसभा से यह बिल पहले ही पास हो चुका है। हालांकि बीच बीच में हंगामे की वजह से सदन को स्थगित भी करना पड़ा। राज्यसभा में इंडिया अलायंस के सांसद नियम 267 के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसदों के रवैये से चेयरमैन जगदीप धनखड़ कई बार नाराज भी हुए। धनखड़ ने कहा कि सांसदों के हंगामे ने राज्यसभा को हंसी का पात्र बना दिया है, लेकिन फिर भी हंगामा चलता रहा। चूंकि सभापति ने मणिपुर पर चर्चा के लिए नियम 176 के तहत चर्चा मंजूर कर ली है और चर्चा का वक्त भी तय कर दिया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध करता रहा। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। विपक्ष को धमकाया जा रहा है, ऑपोजिशन की आवाज बंद की जा रही है और देश में हिटलर शाही चल रही है। इतनी बड़ी घटना, इतने लोग, एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर कार घर जल रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहाँ थे। अरे भाई 3 दिन वहाँ अगर थे मणिपुर में, फिर ये समस्या को सुलझाए क्यों नहीं? ये कंफ्यूजन कर रहे हैं कि वो तो चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी तो तैयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 65 लोग एमपीज 267 पे नोटिस दिए। इससे बढ़ के क्या होना है? इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बुलडोजर लगा रहे हैं और हमेशा यही बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको पीछे ढकलने वाले वही लोग हैं। आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूंगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलर शाही है। खड़गे ने बताया कि अब विरोधी दलों के नेता कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे और मणिपुर के दौरे के वक्त जो उन्होंने देखा उसकी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। मणिपुर को लेकर हंगामा लोकसभा में भी हुआ। लोकसभा में विरोधी दलों के सांसद सारा कामकाज रोककर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विरोधी दलों के नेताओं की नाराजगी उस वक्त और बढ़ गई जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस हफ्ते के एजेंडे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का कोई जिक्र नहीं था। ऊपर से सरकार ने दिल्ली अध्यादेश से संबंधित बिल को आज ही लोकसभा में पेश करने की बात कही थी और यह भी क्लियर कर दिया कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 अगस्त को शुरू होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को सत्र के आखिर में लाना चाहती है और उसके पहले ऑपोजिशन को बुलडोज करके सरकारी काम निपटाना चाहती है। मणिपुर पर हंगामे के बीच आज सरकार ने एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में पेश कर दिया। यह बिल उपराज्यपाल को दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देने वाले अध्यादेश को कानूनी दर्जा देने के लिए लाया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बिल पेश किया और जैसे ही बिल पेश किया गया, इंडिया अलायंस की पार्टियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम पार्टियों ने इस बिल को असंवैधानिक बताया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल लाकर केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार खत्म करना चाहती है और देश के फेडरल स्ट्रक्चर को भी खत्म कर रही है। ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था।
इस प्रकार ये विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया अलायंस की पार्टनर नहीं है, लेकिन वो भी इस बिल का विरोध कर रहा है। ओवैसी ने संसद में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदार बताया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि बिल पेश होते ही बीजू जनता दल ने इसका समर्थन कर दिया। बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्विसेज को लेकर जो बिल सरकार लाई है वो संविधान के मुताबिक है। बीजेडी इस बिल का समर्थन करेगी। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, सरकार अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल कर रही है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के आरोप राजनीति से प्रेरित है। स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। ये तो सब जानते हैं कि ये बिल लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा। बीजेपी के पास बहुमत है, इसलिए विरोधी दलों के सारे नेता राज्यसभा में इस बिल को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर इस बिल को हराएंगी। ये जो बिल है ये पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर 2/3 बहुमत के कर ही नहीं सकते। तो ये गैर संवैधानिक बिल है और लोकसभा में भले ही पास कर लें किसी भी तरीके से ये लोग, लेकिन जब ये राज्यसभा में आएगा तो विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहां पे हराएंगे, गिराएंगे। सदन के अंदर और सदन के बाहर कांग्रेस के सारे नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के रुख से नाराज हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि सरकार जो बिल लाई है वो पूरी तरह से ठीक है। संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जैसे मूर्ख बनाया, वैसे इस बिल को लेकर उन्होंने इंडिया अलायंस की पार्टियों को भी मूर्ख बनाया। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले
तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना, वो बिल क्यों नहीं ले आते? दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, अब उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। लोकसभा में तो यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद राज्यसभा से थी, इसलिए उन्होंने विरोधी दलों का समर्थन हासिल करने के लिए खूब मेहनत की। बेंगलुरु में ऑपोजिशन के अलायंस की मीटिंग में वो इसी शर्त पर शामिल हुए थे कि कांग्रेस राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेगी। लेकिन अब राज्यसभा में भी सरकार का पलड़ा भारी हो गया है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरएस कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों पार्टीज के राज्यसभा में 9 मेंबर हैं। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी का सपोर्ट मिलने के बाद अब राज्यसभा में सरकार के पक्ष में 119 और विपक्ष के समर्थन में 109 एमपी हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने में कामयाब हो जाएगी। जब पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे थे, उस वक्त मोदी पुणे में शरद पवार से हाथ मिला रहे थे। पुणे में आज मोदी और पवार दोनों एक मंच पर बैठे। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। मोदी पवार की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी को कई प्रोग्राम्स में शामिल होना था। पुणे पहुंचने के बाद मोदी सबसे पहले दगड़ूशेठ मंदिर में, गणपति के मंदिर में पहुंचे, वहां पूजा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में आए, जहां पर उनके स्वागत के लिए शरद पवार मौजूद थे। मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने शरद पवार से हाथ मिलाया। दोनों के बीच हल्की सी बातचीत भी हुई और शरद पवार ने मोदी की पीठ भी थपथपाई। इसके बाद मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि वहां पर खड़े कांग्रेस के लीडर सुशील कुमार शिंदे भी मुस्कुराने लगे। महाराष्ट्र की सियासी फेरबदल के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब मोदी और शरद पवार एक मंच पर थे। उनके साथ साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये भी उसी मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। मोदी ने इस राशि को नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दान दिया। सम्मान पत्र। वैसे तो शरद पवार का मोदी के साथ मंच शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। विरोधी दलों के नेता सामाजिक कार्यक्रमों में एक साथ एक दूसरे से मिलते ही हैं, नजर आते ही हैं। लेकिन आज शरद पवार का मोदी के साथ मंच पर बैठना इसलिए चर्चा का मुद्दा बना क्योंकि विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल पार्टियां ये नहीं चाहती थीं कि शरद पवार मोदी के साथ दिखे। कल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने इस मुद्दे पर शरद पवार से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन पवार ने उन्हें मिलने का वक्त ही नहीं दिया। इसलिए अब शरद पवार के रुख पर सवाल उठने लगे। आज ओवैसी ने भी कहा कि दिल्ली में एनसीपी के नेता मोदी का विरोध कर रहे हैं और पुणे में पवार खुशी खुशी मोदी के साथ बैठे हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी। आज पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना का काम पूरा करने का आदेश जारी कर दिया। असल में आज पटना हाईकोर्ट ने उन तमाम पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया जिसके जरिए बिहार में कास्ट सर्वे को चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने अपने 101 पन्ने के ऑर्डर में कहा कि बिहार में जो कास्ट सर्वे शुरू किया गया वो पूरी तरह वैलिड है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार में ये कास्ट सर्वे जनवरी में शुरू हुआ था, 80% तक काम भी पूरा हो चुका था, लेकिन 4 मई को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और आज ये रोक हटा ली गई। हालांकि इस फैसले के बाद कास्ट सेंसस के खिलाफ पिटीशन फाइल करने वाले सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन फैसला आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को लेटर जारी किया गया और कहा गया कि कास्ट सर्वे का काम फौरन शुरू किया जाए और इसे टॉप प्रायोरिटी में रखा जाए। बिहार सरकार इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर सामने रख रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने उनकी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तो जातीय जनगणना होगी ही, अब पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार
आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। बीजेपी के लोग जो हैं अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। जातीय जनगणना के फैसले पर लालू यादव भी बोले। लालू यादव ने कहा कि इस सर्वे से गरीबों का भला होगा, सरकार को उनके लिए पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी। इतना बड़ा काम करने के लिए उन्होंने अपने बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी बधाई दी। जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं। लोग काफी मेहनत किए इसमें। जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही थी। आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय सिन्हा ने एक बार फिर कहा कि जाति जनगणना पर किसी को विरोध नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। नीतीश का मकसद कमजोर वर्गों का कल्याण नहीं है, इस मुद्दे पर राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया था, जातीय जनगणना के विषय पर साथ दिया था। जिनके नीयत में खोट है, जो जातीय जनगणना के उद्देश्य को बताने में असफल रहे, इसका विजन, इसका अनुपालन, इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का कोई इनके पास नीयत नहीं है। ये सार्वजनिक करे जातीय जनगणना के रिपोर्ट को। जिनको माननीय न्यायालय और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, उनसे जाके पूछिए। जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठाए थे और कई तरह की टिप्पणी किए थे, उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके नीयत में खोट था। लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता सार्वजनिक तौर पर भले ही जाति जनगणना का समर्थन करें, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी ही इस काम को रोकना चाहती है। लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग ही अदालत गए थे, वरना बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर गाजियाबाद का आदमी पटना हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल क्यों करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो आदत है बैकडोर से खेलने का, तो बैकडोर से खेलने के लिए उसने पटना हाई कोर्ट में रीट करा दिया। अब गाजियाबाद का आदमी पटना हाई कोर्ट में बिहार के जातीय गणना पर रीट कर रहा है। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है। हम जीत या हार की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जनता के हित में नीति बनाने के लिए हम अपना गणना करा रहे थे। पटना उच्च न्यायालय ने सभी रीट याचिकाओं को जो रद्द कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था वो असफल हो गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद तय होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी। लेकिन इस मुद्दे पर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सबका रुख एक जैसा है। तीनों पार्टियां जाति जनगणना की वकालत कर रही हैं, क्योंकि वोट बैंक की चिंता सबको। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई को आज अजरबैजान से भारत लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सचिन बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। सचिन बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियारों और गाड़ियों का इंतजाम किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ दिन पहले ही ये दुबई भाग गया था।
लेकिन उसे लगा कि यूएई से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए वो दुबई से फिर अजरबैजान चला गया और बाकू में जाकर रहने लगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उसे लेने के लिए अजरबैजान पहुंची, जहां से उसे भारत लाया गया। इससे पहले एनआईए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे विक्रम बराड़ को यूएई से भारत लाई थी। आज विक्रम बराड़ को भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसकी कस्टडी भी 3 दिन के लिए बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जिस तरह आरोपियों को भारत लाया गया, वो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक मैसेज है कि देश में अपराध करके भाग जाना इतना आसान नहीं है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सेकंड सक्सेस जो है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने इलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। ये एक क्लियर मैसेज है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब की सुपरविजन और उनकी तमाम डायरेक्शंस के कारण है कि भारत में अपराध करके कहीं भी छुप जाना अब उतना आसान नहीं है। देश छोड़कर भागे अपराधियों को पकड़कर लाना आसान नहीं होता। सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से वापस लाने से क्रिमिनल्स को ये मैसेज तो जाएगा कि अपराध करके अगर वो देश छोड़कर भाग भी जाएंगे तो भी बच नहीं पाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।